साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम मैथ क्लासेज में। आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो आइए हम लोग उनके बारे में उनके थोड़ी-सी चीज़ें जानते हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उनके बारे में कुछ जानेंगे और साथ ही में उनके जीवन से संबंधित कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको जाननी चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस को, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता है और इनकी जो जीवनी है, वो स्प्रिंगिंग टाइगर है। स्प्रिंगिंग टाइगर इनकी एक जीवनी है, ये भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। और हम लोग बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ था, वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था और एक अ, बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली मतलब संपन्न बंगाली परिवार में। कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा कटक में हुआ था। कटक एक स्थान है उड़ीसा में, वहाँ उड़ीसा में हुआ था। और इनके पिता जो थे वो जानकीनाथ बोस थे। जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती, इन दोनों से लगभग 14 संतानें थी। इनकी जो है लगभग 14 संतानें थी, जिनमें 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस जानकीनाथ बोस के 9वें संतान थे। 9वें संतान। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, जानकारी इतनी जाननी चाहिए कि इनकी 14 संतानें थी, सुभाष चंद्र बोस 9वें स्थान पे थे, जिनमें 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। तो प्रारंभिक पढ़ाई इनकी जो प्रारंभिक पढ़ाई हुई थी वो कटक से हुई थी, उड़ीसा से। और इन्होंने स्नातक की जो पढ़ाई डिग्री हासिल की, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की है। 1919 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या उपाधि हासिल की। उसके बाद जब इन्होंने स्नातक की पढ़ाई हासिल कर ली, तो इनके पास बहुत कम समय बचा था। इनको सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करनी थी, सिविल सेवा परीक्षा में जाना था इनको, इनके पिता का बहुत मन था। तो इनके पास मात्र 1 साल का समय बचा हुआ था और सिविल सेवा परीक्षा के लिए। उसके अलावा ये ओवर एज होने वाले थे। तो उस समय मात्र 21 वर्ष ही था जो है सिविल सेवा में लास्ट उम्र जो है। तो इनके पिता ने इनके आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका दाखिला करवा दिए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, वहाँ पे इन्होंने जमकर तैयारी की और 1920 में आईसीएस की परीक्षा, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। 1920 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। उस समय जब भारतीयों को जो है अंग्रेजों के ज़माने में सिविल सेवा में नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल काम था। उस समय इन्होंने जो है सिविल सेवा में चौथी रैंक हासिल की थी। लेकिन मात्र 1 साल बाद ही 1921 में इन्होंने उस सिविल सेवा की परीक्षा से त्यागपत्र दे दिया। इसलिए क्योंकि उन्होंने वो देख रहे थे कि जो है भारतीयों की क्या स्थिति हो रही है, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज अपनी मनमानी कर रहे हैं और जगह-जगह पर ये बचपन से ही वो चीज़ें उनके अंदर एक उग्रता थी, भारत को लेके, स्वतंत्रता को लेके, कि भारत को स्वतंत्रता को लेकर एक चिंता बचपन से ही उनके मन में थी। और उन्होंने क्या किया, 1921 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। मात्र 15 वर्ष की उम्र में विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर चुके थे। मतलब ये सुभाष चंद्र बोस जी विवेकानंद साहित्य का संपूर्ण अध्ययन मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही कर चुके थे। उनके अंदर एक देशभक्ति या देश प्रेम का जुनून जो है उनके रंग-रंग में भरा हुआ था। तो इस तरीके से वो इतनी हाई हाई ग्रेड लेवल का जो है जॉब पाने के बाद भी उन्होंने इस नौकरी को, इस सर्विस को जो है लात मार दिया और भारत की सेवा के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इनकी आगे की कहानी बहुत ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रेरणादायक है, आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। 1921 में सर्वप्रथम ये जो है बंगाल में असहयोग आंदोलन से जुड़े। मतलब इनकी जो राजनीतिक करियर की स्टार्टिंग हुई, वो 1920 में जब इस्तीफा दे के आए 1921 में, तो 1921 में आके वापस ये सबसे पहले ये बंगाल में उस समय असहयोग असहयोग आंदोलन पूरे देश में चल रहा था गांधी जी के द्वारा। बम्बई में उस समय गांधी जी थे। गांधी जी से बम्बई मिलने गए, जहाँ पे गांधी जी ने कहा कि आप बंगाल जाइए, वहाँ पे चित्तरंजन दास हैं, उनसे आप मिलिए और उनके साथ जुड़िए। तो वहाँ पे ये असहयोग आंदोलन में बंगाल में गए, वहाँ से जुड़े, वहीं से इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि भारत आने वाले थे, उन्होंने इनका जमकर बहिष्कार किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसका जमकर बहिष्कार किया प्रिंस ऑफ वेल्स का, जिसके लिए उनको 6 माह का जेल हो गया सुभाष चंद्र बोस को। और इस तरीके से मात्र ये 6 माह का जेल पहली बार था, लेकिन उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में, राजनीतिक गतिविधियों के कारण जो है
सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन में पूरा 11 बार जेल जाना पड़ा था। 11 बार लगभग जेल पूरा जाना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस को। बहुत मेहनत इन्होंने की है स्वतंत्रता संग्राम में। इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, भारत के लिए बहुत ही मेहनत की है। 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। गांधी जी से इनका शुरुआती मतभेद, शुरुआती जो थी वो बहुत अच्छी पकड़ थी, लेकिन जो है दोनों की मतलब आपस में जो बैठ बैठ थी। लेकिन बाद में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो इन्होंने गांधी जी से थोड़ा सा इनका मतभेद हो गया कि आपने असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया। क्योंकि चौरी चौरा कांड जो हुआ था, वो अपने आप में इनको लगता था कि बहुत सही है, अंग्रेजों के लिए बहुत सही था, लेकिन गांधी जी के हिसाब से वो सही नहीं था। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, और सुभाष चंद्र बोस एक तरीके से देखा जाए तो इनको आज सिर्फ आज़ादी चाहिए, चाहे वो हिंसा के मार्ग से मिले चाहे अहिंसा के मार्ग से मिले। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को इस बात का अंदाजा था, इस बात का वो उनको भली भांति परिचित थे इस बात से कि हम लोगों के भावनाएं चाहे जो हों, चाहे वो अहिंसा के तरीके से मतलब स्वतंत्रता चाहते हो, चाहे हम हिंसा के तरीके से, लेकिन दोनों का उद्देश्य मात्र एक है, वो है भारत देश की आज़ादी। तो इसलिए जो है उन्होंने गांधी जी से एक अपना वैचारिक रूप से बातचीत वार्ता करना जारी रखा था। 1938 में ये हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, और इसी हरिपुरा अधिवेशन में इन्हें देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मिली थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर इसके अध्यक्ष, दोबारा अध्यक्ष बने, जिनमें गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। तो इस तरीके से बाद में जो है कांग्रेस के अलग नेताओं से जो है सुभाष चंद्र बोस का वैचारिक अपने प्रभाव ना जमने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की अध्यक्षता से, और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और अंग्रेजों को सबसे बड़ा भय किससे होता है। अंग्रेज उस समय क्लीमेंट एटली थे, तो उन्होंने अपना एक बोला भी था अपने एक वक्तव्य में कि इस समय अगर अंग्रेजों को किसी से दिक्कत है तो वो महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, किसी से नहीं है तो केवल मात्र सुभाष चंद्र बोस से। तो इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा खौफ अंग्रेजों के मन में भर गया था। तो 1941 आया। 1941 में सुभाष चंद्र बोस को अ, अंग्रेजों ने जो है उनके कलकत्ता में उनके निवास पर नजरबंद कर दिया था। लेकिन वो बहुत ही गुप्त रूप से वहां से निकलकर अफगानिस्तान के रास्ते जाके सोवियत संघ रूस में पहुंचे। रूस में वहां के कुछ बड़े नेताओं से मिले, क्योंकि इंग्लैंड का दुश्मन था रूस उस समय पे विश्व युद्ध में। और वहां से रसिया ने उनकी पूरी सहायता की सुभाष चंद्र बोस की, और उन्हें जर्मन करेंसी प्रदान किए, जिसकी सहायता से सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी पहुंच गए। अब जर्मनी पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहले, जर्मनी भी इंग्लैंड का दुश्मन था, इंग्लैंड का बहुत ही कट्टर दुश्मन था जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस को इस बात का अंदाजा था कि दुश्मन का दुश्मन जो है अपना दोस्त होता है। तो इस तरीके से जर्मनी जो था वो इंग्लैंड का दुश्मन था, और इंग्लैंड ही भारत पर कब्जा किए हुए था। तो इस तरीके से जर्मनी ने पूरा मदद किया सुभाष चंद्र बोस का। और वहां से जो भारतीय बंदी बनाए गए थे, भारतीय बंदी जो यहाँ बनाए गए थे, उन वहां पे भारतीय मुक्ति सेना का गठन या द फ्री इंडियन लीजन का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया जर्मनी में। उसके बाद वहां से जो है जर्मनी से जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आजाद हिंद फौज जो है कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, और इसमें दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य इसके थे रास बिहारी बोस। तो कैप्टन मोहन सिंह का जो है टोक्यो में थोड़ा सा कम वहाँ के जो है विवाद हो गया वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से। तो उसके बाद रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी, और जिसे इसका गठन, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। इसीलिए एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, तब वहां पे आप कैप्टन मोहन सिंह लगाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, तो वहां पे आप लगाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि पुनर्गठन जो किया गया था वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। और यहीं से टोक्यो से ही इन्होंने इसकी कमान संभाली, जहाँ की, और जर्मनी से ही जो है नेताजी की उपाधि किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को, तो हिटलर ने दी थी। हिटलर और वहाँ की जो सेना थी, सेना ने, भारतीय फौज ने, उन्होंने मिलकर जो है नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की पदवी दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन यानी आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अब देखिए इनके द्वारा जो बहुत प्रसिद्ध नारा दिया गया, जय हिंद। जय हिंद का नारा जो कि आज एक राष्ट्रीय नारा बना हुआ है, जय हिंद।
ये भारत का पूरा राष्ट्रीय नारा बन चुका है। इसका नारा ही इन्होंने ही दिया था आज़ाद हिंद फौज में। ठीक है, उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका भी नारा इन्होंने दिया। और सब रंगून के जुबली हाल में, रंगून के जुबली हाल में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिन्होंने उसमें कहा था कि स्वतंत्रता बलिदान चाहती है। स्वतंत्रता बलिदान चाहती है, इसका मतलब ये है कि किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता जो है वो सर्वोपरि है। किसी भी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है। और नेताजी के लिए स्वाधीनता जो था वो जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। नेताजी के लिए स्वाधीनता जो था वो जीवन मरण का प्रश्न बन गया था। और तत्कालीन जो युवा वर्ग थे, उनकी नसों में, रगों में, नसों में, मतलब पूरा एक तरीके से कहा जाए तो स्वाधीनता के लिए जो है बलिदान देने के लिए उनके खून में ये सब चीजें भर दी थी कि आप जो है युवा है, आप आपसे ही जो है भारत का भविष्य है। इस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जिसे भारतीय हिंद फौज भी कहा जाता है, आजाद हिंद फौज, उसी में ही दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी पूछता है कि राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं। तो राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास माने जाते हैं, CR दास, इन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। 18 अगस्त 1945 एक ऐसा समय आता है जब यहाँ से हवाई जहाज से टोक्यो के लिए रवाना होते हैं। तो वहाँ से विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस बात पर अभी संदिग्ध बना हुआ है, मतलब अपनी संदिग्धता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इसमें सच्चाई लगभग लगभग पूरी तरीके से दिखती है। और बात किया जाए तो ये जो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, ये तत्कालीन सिंगापुर द्वीप में हुआ था। पुनर्गठन जो हुआ था आज़ाद हिंद फौज का, ये तत्कालीन सिंगापुर द्वीप पे हुआ था, जो कि ब्रिटिश मलाया का अंग था। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्लास कैसा लगा? अगर कुछ जानकारी यहाँ से अर्जित हुई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।